सोर्स बॉक्स में देखते हैं कि स्टोरी ऑफ बेरी गाजा, बेरी गाजा की स्टोरी। अब बेरी गाजा क्या है? बेरी गाजा एक्चुअली भरूच जो है, भरूच का ग्रीक नेम है, ठीक है? भरूच का क्या है? ग्रीक नेम। अब बात आती है कि भरूच क्या है? भरूच एक सिटी है जो कि कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के माउथ पे है, गुजरात में है। अब आता है कि नर्मदा रिवर का माउथ मतलब जहाँ से अब ये मतलब कोई एक रिवर है, ऐसे आती है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आके सी में मिल जाती है। तो जहाँ पे सी में मिलती है उसका ये क्या है? माउथ है, ठीक है? तो नर्मदा रिवर के माउथ पे बेरी गाजा है, यानी कि भरूच सिटी लोकेटेड है, ठीक है, गुजरात में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? भरूच यहाँ पे है ना, ये नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होके आ रही है कहाँ पे? भरूच से यहाँ पे भरूच लोकेटेड है और यहीं से क्या पर सी में चली जाती है, ठीक है? तो इस स्टोरी के बारे में देखते हैं कि क्या स्टोरी है यहाँ का। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरी गाजा। जो बेरी गाजा है वहाँ का जो गल्फ है बहुत ही नैरो है। बात आती है कि गल्फ क्या होता है? गल्फ इज अ पार्ट ऑफ एन ओशियन, यह एक ओशियन का पार्ट होता है। और सी एक्सटेंडिंग इनटू द लैंड, जो कि लैंड में एक्सटेंड रहता है। और इज अ लार्ज इनलेट फ्रॉम द ओशियन इनटू लैंड मास, ठीक है? टिपिकली विद अ नैरोअर ओपनिंग देन बे। इतना समझ लो, जो गल्फ होता है उसका जो ओपनिंग होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है कंपेरिजन देन बे के, ठीक है? एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, यानी कि जो सी के साइड से आते हैं। यानी कि अब यहाँ पे भरूच है, ठीक है? भरूच यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है? गल्फ जो है यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा नैरो है। तो जो शिप्स सी से आती हैं इधर, उनको नेविगेट करने में यहाँ पे बहुत ज्यादा उनका नेविगेशन जो होता है, एक्चुअली क्या होता है? जो नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन मतलब जैसे हम रूट पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं रोड पे ना, तो उसी प्रकार हम सी में भी एक रूट पे चलते हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है, इस चीज को समझना आप लोग। अब यहाँ पे जैसे हम सी पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक रूट होगा, ये रूट होगा, ठीक है? इसी रूट पे शिप जाएगी, सेफली यहाँ से जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन करना, नेविगेट करना, कि अपने अराउंड में क्या क्या इसके साइड साइड वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि सपोज यहाँ पे जैसे शिप का ड्राफ्ट होता है, जैसे कुछ कुछ से मीटर जो है शिप जो होती है ना, वो अंदर जो है डूबी रहती है पानी में। तो इस वजह से यानी कि जिस जगह से जाएगी वो शिप, उसका उस जगह का जो डेप्थ होगा वो उसके ड्राफ्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे नैरो का सेंस है, यहाँ पे क्या बोला है? नैरो है। तो यहाँ पे क्या होता है? मे बी अगर टाइड रहता है, करंट रहता है, विंड रहता है, इससे क्या होता है? शिप जो है अपने एक पर्टिकुलर कोर्स पे नहीं रह पाती, यानी अपने जो डायरेक्शन में जा रही है उधर नहीं रह पाती, थोड़ा सा इधर उधर करती है, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे नेविगेट करना बहुत ही हार्ड होता है। Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. स्टीयर मतलब जैसे हम स्टीयरिंग बाई कार पे स्टीयरिंग रहता है, वैसे शिप पे भी स्टीयरिंग होता है, ठीक है? तो वहां पे स्टीयर बोला, राइट? मतलब इस कोर्स पे आप जा रहे हो, अगर सपोज इधर से करंट आ रहा है, तो आपको कितना हेम इधर थोड़ा अपोजिट में देना है कि आप इसी कोर्स पे रहो। अगर हेम नहीं दोगे अगेंस्ट में, तो क्या होगा? शिप इधर आ जाएगा, ठीक है? तो वहां पे भी स्टीयरिंग का यूज होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे नेविगेशन करना बहुत ही हार्ड होता है, जो शिप सी के साइड से आती हैं। इस वजह से वहाँ पे जो शिप होती हैं, किसके द्वारा स्टीयर की जाती हैं? वो वहाँ के जो लोकल स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन होते हैं। एक्सपीरियंस यानी उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है उस जगह का, तो अच्छे से स्टीयर कर लेते हैं, ठीक है? तो जो कि कौन उनको जो स्किलफुल लोकल फिशरमैन होते हैं, वो राजा के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं। द इम्पोर्ट इनटू बेरी गाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। इंपोर्ट क्या होता है कि यानी ये भरूच था, भरूच से जो बाहर से चीजें आती थी, ठीक है, उसको इंपोर्ट बोलेंगे। और जो भरूच से होकर बाहर जाती थी उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। ये एक्सपोर्ट हुआ, और जो बाहर से अंदर आती वो क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ, ठीक है? तो बेरी गाजा में इंपोर्ट होने वाले चीजों में क्या आता था? वाइन आता था, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स आते थे। और एक्सपोर्ट क्या होता था इस टाउन से? यहाँ से हिमालय के जो बहुत सारे प्लांट्स है वो एक्सपोर्ट होते थे। इवोरी यानी कि हाथी का दांत। अगेन कार्नेलियन, एक कार्नेलियन टाइप का थोड़ा पत्थर होता है, ठीक है? कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम जो है एक्सपोर्ट होते थे। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग। जो मर्चेंट होते थे यानी कि जो व्यापारी होते थे, वो स्पेशल गिफ्ट लाते थे राजा के लिए। क्यों लाते थे? कि उनको लगे उनको थोड़ा आजादी से वो ट्रेड कर सके, ताकि और उनपे टैक्स जो है कम लगाया। राजा को खुश करने के लिए क्या लाते थे? गिफ्ट लाते थे। इस गिफ्ट में क्या होता था? कभी-कभी सिल्वर का वेसल लाते थे, वेसल मतलब बर्तन लाते थे। सिंगिंग बॉय, गाना गाने वाले कोई लड़की को लेके आते थे। ब्यूटीफुल वुमेन्स यानी सुंदर-सुंदर लड़कियाँ औरतें लेके आते थे। फाइन वाइन्स यानी कि अच्छी वाइन्स लेके आते थे, और फाइन क्लॉथ लेके आते थे।
देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में पंच मार्क्ड कॉइन क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये पंच मार्क्ड कॉइन है, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होता है, जनरली वो रेक्टेंगुलर शेप में रेक्टेंगुलर होता है, और समटाइम्स क्या स्क्वायर होता है या पूरा एकदम लगभग स्क्वायर होता है, गोल होता है, ठीक है। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स आर मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। मेटल ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। तो ये जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे कैसे बना देते जाते थे, इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट, यानी मेटल शीट को या तो एक काट कर बनाते थे या बनाए जाते थे, या मेड आउट ऑफ फ्लैटेन मेटल ग्लोब्यूल्स, या फ्लैटेन यानी कि जो मेटल के ग्लोब्यूल्स होते हैं, गोले गोले स्फेरिकल बॉडी होती है, उसको फ्लैटेन करके बनाए जाते थे। कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब का मतलब, इंस्क्राइब क्या होता है, हमने देखा था जो भी हार्ड सरफेस पे जब हम कुछ लिखते हैं उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। भैया अब सीधी सी बात है, ये मेटल है, ठीक है, ये हार्ड सरफेस हुआ, बट इस पे क्या अब जैसे लग रहा है ना एक इंस्क्राइब किया गया, कुछ लिखा गया, नहीं इंस्क्राइब नहीं होता था, बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइज और पंच। डाइज या पंच का इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टैम्प, सिंबल का स्टैम्प लगाया जाता था, यानी जो सिंबल यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये क्या स्टैम्प लगाया गया है, ठीक है। हेंस इसी वजह से इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता था, कहा जाता है, ठीक है। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। ये अपने सब कंटिनेंट के ज्यादातर पार्ट में ये कॉइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज कॉमन एरा। तो ये सर्कुलेशन में रहे अभी कब तक, टिल द अर्ली सेंचुरीज कॉमन एरा के, ठीक है। मतलब कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते हैं, यू मे हैव नोटिस हाउ वेल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कॉइन द स्टोरी ऑन पेज 82। तो पेज 82 में हमने जो पढ़ा था कि एक पुअर जो क्लेवर यंग मैन था, ये गरीब लड़का जो था जिसके पास केवल एक डेथ रेट होता है, मतलब डेथ रेट होता है, उससे वो कितना पैसा बना लेता है। तो बोलता है कि आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे इस स्टोरी में कि जो वेल्थ होता था वो कॉइन्स के टर्म्स में कैसे मेजर किया जाता था। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period। तो इस पीरियड से बिलोंग कर, इस पीरियड के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस पीरियड से बिलोंग कई कई हजार जो है कि कई हजार कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स फॉर पंचमार्क कॉइन। जो अर्लीस्ट कॉइन्स है उनमें की जो कि लगभग 500 साल तक जो यूज में रहा वो क्या है, पंचमार्क कॉइन्स। अर्लीस्ट कॉइन मतलब कि प्राचीनतम कॉइन में जो 500 साल तक लगभग यूज में रहा वो क्या है, पंचमार्क कॉइन, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सोर्स बॉक्स में देखते हैं अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के, एक्सचेंज मतलब एक चीज देना उसके बदले में दूसरा चीज लेना। तो दूसरा मीन्स क्या था एक्सचेंज का। एज दे, यहाँ पे एक संगम कलेक्शन से एक पोयम है वही देखते हैं। एज दे कैरी द व्हाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर। यहाँ पे बोलता है कि जो यहाँ पे जिसके व्हाइट पैडी मतलब धान की बात हो रही है, ठीक है, राइस की। तो खेतों के जो व्हाइट राइस है गाड़ियों पर वो लादे जा रहे हैं, और नमक के लिए टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट ऑफ अनदर, दूसरे नमक से एक्सचेंज करने के लिए। क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट। जो लॉन्ग रोड है, जो लंबे लंबे रोड है, उसको कार्ट से वो क्रॉस कर रहे हैं। थ्रो सैंड्स व्हाइट एज मून लाइट। यहाँ पे बोला गया और रेत की बात की जा रही है, जो सैंड है उसकी बात की जा रही है कि जो सैंड है वो मूनलाइट से भी ज्यादा वाइट है। टेकिंग होल फैमिलीज, अपनी फैमिली को पूरा साथ में लिए हुए हैं। हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, उनको डर है कि उनकी फैमिली जो है कहीं छूट ना जाए। द डिपार्चर ऑफ द साल्ट मर्चेंट लीव द सिटी एम्प्टी। जो साल्ट मर्चेंट हैं, जो नमक के व्यापारी हैं, उनके चले जाने से सिटी जो है एकदम सूना साना पड़ गई, एकदम खाली हो गई है। सॉल्ट वाज प्रोड्यूस प्लेंटीफुली along द सी कॉस्ट। जो सॉल्ट होता था वो कहाँ पे प्लेंटीफुली प्रोड्यूस होता था, सी कॉस्ट पे, यानी कि कोस्टल रीजन में। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, यानी कि एक ही नगर में, एक ही सिटी में बहुत सारी गतिविधियां। फंक्शन यानी कि कार्य या गतिविधियां। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। वेरी ऑफन मतलब अक्सर। तो अक्सर जो एक सिंगल टाउन होता था, जो एक नगर होता था, वो कई रीजन की, कई वैरायटी ऑफ रीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता था। अब हम एक एग्जाम्पल मथुरा का देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मथुरा, ये लोकेशन है मथुरा का, ठीक है। अब ये मथुरा का एग्जाम्पल देखते हैं कि मथुरा किस लिए इम्पोर्टेंट था, कब से इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या फंक्शन जो है मथुरा में होता था, क्या क्या गतिविधियां होती थी। तो मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। तो मथुरा जो है, मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा टाइम से एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रहा है। इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट था बिकॉज क्योंकि इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। यह किस लिए इम्पोर्टेंट था, यह इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये जो लोकेटेड था एक क्रॉस रोड पे लोकेटेड था, इसके
ऑफ टू मेजर रूट ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड, एंड ट्रेवल और ट्रेड के ये दो मेजर रूट के क्रॉस पे लोकेटेड था, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब कौन कौन से रूट थे, एक तो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और दूसरा नॉर्थ से साउथ। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मथुरा है, ठीक है, ये एक तो नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की साइड में, ये नॉर्थ ईस्ट है, एंड सॉरी नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की साइड, और दूसरा नॉर्थ से साउथ की साइड, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रेड ट्रेड के बहुत ही ट्रेड दो रूट, दो मेजर रूट के क्रॉस पे क्या था, स्थित था, ठीक है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि 2500 सालों से भी ज्यादा से जो मथुरा है क्यों इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा है, क्योंकि ये दो मेजर रूट के क्रॉस पे स्थित है, जो कि किस मेजर रूट के, ट्रेवल और ट्रेड के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और दूसरा नॉर्थ से साउथ। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स, श्राइन्स मतलब मंदिर आप मान सकते हैं, इस श्राइन्स का मतलब पवित्र स्थान होता है, बट यहाँ पे मथुरा में क्या है, ज्यादा करके मंदिर है, तो यहाँ पे आप मंदिर ले लो, ठीक है। तो देयर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, जो मथुरा की सिटी है वहां पे पूरा चारों साइड जो है, उसके चारों साइड फोर्टिफिकेशन था, एंड सेवरल श्राइन्स, बहुत सारे मंदिर थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। जो एडजॉइनिंग एरिया था उसके जो फार्मर यानी कि किसान और हर्डर होते थे, वो सिटी के लोगों के लिए खाना भेजते थे, मतलब खाना प्रोवाइड करते थे, ठीक है, फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा वाज आल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। जो मथुरा था वहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी वो ये क्या था, स्कल्पचर प्रोड्यूस करने का एक सेंटर था। अराउंड 2000 ईयर अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुशानास। तो आज से लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा था वो कुशानास का सेकंड कैपिटल बना, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। मथुरा वाज आल्सो रिलीजियस सेंटर, मथुरा जो है वो एक रिलीजियस सेंटर भी था। देयर वर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे श्राइन्स हैं, तो मथुरा में वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं और जैन के श्राइन्स भी हैं, और ज्यादा करके इम्पोर्टेंट किस लिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सेंटर है फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्ण कृष्ण की पूजा के लिए, कृष्णा जो कृष्णा होते हैं लॉर्ड कृष्णा की पूजा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो मथुरा क्या, मथुरा जो सिटी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, मथुरा जो सिटी है वो यमुना रिवर के बैंक पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवर यहाँ से आ रही है ना, ये क्या है, ये यमुना रिवर, जैसे यहाँ पे गंगा जी हैं, गंगा रिवर आती है, ये यहाँ से यमुना रिवर आके ये लोग यहाँ पे प्रयागराज में से मिल जाती है सागर। तो यमुना कहाँ, मथुरा किसके बैंक पे है, यमुना रिवर के बैंक पे है। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, जैसे कि कौन कौन से सरफेस पे, स्टोन स्लैब्स पे या स्टेचूज पे, जो कि पाए गए हैं कहाँ पे, मथुरा में। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, जनरली क्या थे, ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। तो हमने जो देखा कि जो इंस्क्रिप्शन मिले किस पे, जो कि इंस्क्रिप्शन किस पे थे, स्टोन स्लैब्स पे और स्टेचूज पे है। तो जनरली ये क्या थे, ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन होते थे, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन एंड समटाइम्स वुमेन। तो ये जो है कि जो कि पुरुषों और स्त्रियों द्वारा ये किसको दान में दिए जाते थे, मोनेस्ट्रीज को और साइंस को दान में दिए जाते थे, ठीक है। यानी कि उनको जो भी दान में, डोनेशन में जो भी मिलता था उसका ये क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। यहाँ पे बोल रहा ना कि जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मेन टू मोनास्ट्रीज एंड श्राइन्स, यानी कि जो गिफ्ट जो है कि मोनास्ट्रीज और श्राइन्स को पुरुषों और स्त्रियों द्वारा दिए जाते थे, उनका ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग द सेंस उनका ये उल्लेख करता है, ठीक है। उसमें दिए इनको जो गिफ्ट दिया श्राइन्स को, मोनास्ट्री को जो गिफ्ट दिया जाता था, इसमें रिकॉर्ड है इस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन हु लाइव इन द सिटी। तो हमने जैसा कि यहाँ पे देखा कि ये जो इंस्क्रिप्शन है शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है। अब ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा बनाई गई है, ये मेन के द्वारा बनाई गई है, और समटाइम्स वुमेन ने इनको बनाया है, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन को कौन बनाया है, मेन और वुमेन ने बनाया है, जो कि ये उल्लेख करता है कि लोगों के द्वारा जो मोनेस्ट्रीज हैं और साइंस है उनको जो भी दान में दिया जाता था उसका वर्णन इसमें मिलेगा आपको। अब बात आती है कि वो दान कौन देता था, वो डोनेशन कौन देता था, तो दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस। नॉर्मली ये राजा के द्वारा दिया जाता था दान, किंग क्वीन के द्वारा दिया जाता था, ऑफिसर के लिए द्वारा, मर्चेंट के द्वारा, क्राफ्ट पर्सन के द्वारा जो कि सिटी में रहते थे। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स।
अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जो हमको मथुरा से जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स, ये सब क्या है, एक क्राफ्ट पर्सन है। तो इनके बारे में उसमें उल्लेख मिला है। ठीक है, देखते हैं क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट। हमको जो है कि क्राफ्ट के भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। दीज इंक्लूडेड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इनमें से इनको जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है क्राफ्ट का, उनमें ये क्या इंक्लूडेड है, एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही सुंदर फाइन पोट्री था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द सबकंटिनेंट। अब बात आती है कि इतना लंबा चौड़ा नाम रखने की क्या जरूरत थी। एक तो जैसे कि हमने बात की, बहुत ही सुंदर था, ब्लैक था, पॉलिश्ड था। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या था, इसका नाम इसलिए नदर्न पड़ा क्योंकि ये फैक्ट है कि जनरली कहाँ पे पाया गया, इस सब कंटिनेंट के नदर्न पार्ट में ही पाया जाता है, पाया जाता था। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा, जैसा कि हमने बोला कि जो नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये जो हमको आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिला है, यानी ये जो नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है, केवल सब कंटिनेंट के नदर्न पार्ट में ही मिला है। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम मैनी क्राफ्ट्स में नॉट हैव सर्वाइव्ड। इतना आप ध्यान रखो कि अन्य जो दूसरे दूसरे क्राफ्ट पर्सन के, सॉरी, दूसरे क्राफ्ट के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो सर्व अवशेष उसके जो है कि सर्वाइव ही नहीं किए गए होंगे, मतलब कि अभी तक सर्वाइव ही नहीं होंगे या बचे ही नहीं होंगे। वी नो, हम जानते हैं फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। जो टेक्स्ट पे, जो यहाँ पे टेक्स्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे ग्रंथ की बात की जा रही है। ठीक है, तो वी नो फ्रॉम टेक्स्ट, यानी हम ग्रंथों से हमको पता चलता है कि दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट था, जो कपड़ों का क्या था, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे कि यहाँ पे वाराणसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाराणसी है, और यहाँ पे नॉर्थ में, और यहाँ पे मदुराई है साउथ में। ठीक है, यानी कि जो कपड़ों के जो इम्पोर्टेंट सेंटर थे, फेमस सेंटर थे, वो एक वाराणसी नॉर्थ में, मदुराई साउथ में। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन दी सेंटर। ये जो दोनों सेंटर थे, यहाँ पे आदमी भी और औरत भी काम करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फाउंड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीश। तो अब आगे क्या होगा कि बहुत सारे मैनी क्राफ्ट पर्सन, यानी कि बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट जो है, अब अपना अपना वो एसोसिएशन एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने लगे थे, जिसको कि श्रेणी के नाम से जाना जाता था। These श्रेणीज of craft persons provided training, procured raw material, and distributed the finished product. प्रोक्योर मतलब क्या होता है कि उपलब्ध कराना। ठीक है, जो जो ये श्रेणीज थी, यानी कि जो क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स का जो एसोसिएशन था, ये क्या करते थे, इनका काम था कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब फिनिश प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता था, उसको क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद जो मर्चेंट की जो श्रेणी होती थी, वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती थी। श्रेणीज आल्सो सर्व एज बैंक्स। ये जो श्रेणीज थे, यानी कि जो बहुत मैनी क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स का जो एसोसिएशन होता था, ये बैंक का भी काम करते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पे अमीर जो लोग होते थे, यानी कि अमीर जो पुरुष होते थे और जो अमीर स्त्रियां होती थी, ये लोग क्या करते थे, अपने मनी को डिपॉजिट करते थे, जमा करते थे। दिस वाज इन्वेस्टेड यहाँ, एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न आर यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। अब बात आती है कि जो पैसे लोग जमा करते थे, उसका तो कुछ इंटरेस्ट आता होगा। तो वो इंटरेस्ट क्या होता था, उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा उनको रिटर्न कर दिया जाता था। किनको, जो जमा करते थे। ठीक है, और या तो उनको रिटर्न कर दिया जाता, या तो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनास्ट्रीज को सपोर्ट में, उनको फेवर में दे दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में, इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस। तो ये क्या होते हैं, नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये नॉर्मली ये हार्ड होते हैं, व्हील मेड होते हैं, और मेटेलिक लुकिंग वर्क विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। इनका जो सरफेस होता है, एकदम शाइनी होता है, चमकदार ब्लैक कलर का होता है। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थनवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज kiln which resulted in the blackening of its outer surface। अब बात आती है कि ये ब्लैक क्यों होते हैं, एक्चुअली जो
जो मतलब कि कुम्हार होते हैं, जो बनाते हैं इनको, वो अपनी मिट्टी के बर्तनों को जो भट्टे होते हैं उनको, यानी कि जिसमें पकाते हैं बर्तन को, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रखते थे, ठीक है? जिसके परिणामस्वरूप क्या होता था, जो बर्तन होते थे, अर्थनवेयर ये जो पॉट होते थे, उनका बाहर का जो सतह होता था ना, ब्लैक हो जाता था। A fine black slip was also applied on this, which gave the pottery a mirror-like shine. और उसके बाद इनके ऊपर एक जो है कि पतली जो है कि ब्लैक कलर की लेप लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को एकदम शीशे जैसा चमकने वाला चमक प्रदान कर देता था। ठीक है? अब देखते हैं सोर्स बॉक्स में रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स क्या थे? दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या था? अर्थशास्त्र जैसा कि हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, अशोका के चैप्टर में, कि अर्थशास्त्र क्या था? अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, उनकी उनका जो है कि उनके बारे में था अर्थशास्त्र में सब कुछ, ठीक है? तो रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, ये जो रूल्स हैं वो अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई और वीविंग का मतलब होता है बुनाई। तो इस अर्थशास्त्र में क्या है, इस अर्थशास्त्र में मेंशन है या अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एक स्पेशल अफसर के सुपरविजन में वर्कशॉप में स्पिनिंग और वीविंग होता था। स्पिनिंग और वीविंग का काम होता था एक एक स्पेशल अफसर के सुपरविजन में। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स of courtesans, retired women, servant of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. विडोज का मतलब होता है विधवा, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको विधवा बोलते हैं, ठीक है? यंग वुमन हुआ डिफरेंटली एबल्ड का मतलब यंग वुमेन जो कि एबल्ड होती थी, कुछ डिसेबल्ड होती, डिफरेंटली एबल्ड बोला है ना, मतलब कुछ सक्षम होती थी और कुछ अक्षम होती थी, ठीक है? पूरी तरीके से सक्षम नहीं। नन्स मतलब कि भिक्षुड़ी, जो कि हमने बात किया था कि जो औरतें होती हैं, जो लेडीज होती हैं, जो सन्यास ले लेती हैं, एक तो बनते हैं मॉन्क्स, एक तो जेंट्स में मॉन्क्स बोलते हैं, जो मेंस होते हैं, और इनको नन्स बोलते हैं। मदर्स ऑफ कॉटसन्स, मदर ऑफ कॉटसन यानी कि कॉटसन का मतलब होता है कि ये जो वैश्या होती हैं, तो उनकी मदर्स की बात। रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, ये तो हम समझ रहे हैं कि जो किंग होता है, जो उनकी सर्वेंट्स होती हैं, मान लो छुट्टी पे रिटायर्ड हो जाती हैं, उनको भी। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, नहीं ऐसी औरत जो कि सर्विस से, काम से, टेम्पल के काम से रिटायर्ड हो चुकी है। मे बी यूज्ड, उनको यूज किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग वूल, वूल के प्रोसेसिंग में, बार्क यानी कि छाल, कॉटन, हेम्प एंड फ्लैक्स। हेम्प का मतलब क्या होता है? हेम्प का मतलब होता है कपास, फ्लैक्स का मतलब होता है पटुआ, ठीक है? तो यानी कि विडोज हो गई, यंग वुमेन हो गई जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, नन्स, मदर्स, मदर्स ऑफ कॉटसन या जो कॉटसन की मदर होती हैं, फिर ऐसी औरतें, ऐसी वुमेन्स सर्वेंट्स जो कि राजा के काम से भी रिटायर हो चुकी हैं, और ऐसी वुमेन्स जो कि टेम्पल के सर्विस से रिटायर हो चुकी हैं, उनको यूज किया जा सकता है वूल के प्रोसेसिंग में, बार्क में, कॉटन, फेम्प और फ्लैक्स की प्रोसेसिंग में। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, उनको उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो है पेड किया जाना चाहिए। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। यानी कि जो महिलाएं जिनको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वो अपने मेड सर्वेंट को भेजकर सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल मंगवा सकती हैं और उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट जो है उनके पास भिजवा सकती हैं। Women who can visit the workshop should go at dawn to give their work and receive their works. डाउन मतलब एकदम सुबह-सुबह ही तड़के, ठीक है? तो जो औरतें कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल जो था कारखाने तक एकदम सुबह ही लेके जाना पड़ता था, और उसके बाद अपनी सैलरी जो वेक्स था उनका रिसीव करना पड़ता था। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, वहाँ पे ताकि जो है इनफ लाइटिंग हो, ताकि उनके काम को अच्छे से एग्जामिन किया जा सके। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। अगर इन केस जो सुपरिटेंडेंट है, औरतों को गलत नज़र से देखता है या उनको काम के अलावा कुछ और उनसे बातें करता है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर एक औरत जो है अपना काम जो है कंप्लीट नहीं कर पाती, शी विल हैव टू पे फाइन, उसको फाइन पे करना पड़ेगा, एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और उसका थंब जो है, जो उसका अंगूठा है, वो भी काटा जा सकता है जुर्माने के रूप में, ठीक है? अब क्लोजर लुक अरिका मेडू। अब देखते हैं अरिका मेडू कहाँ पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एकदम साउथ में, यहाँ पे क्या है, अरिका मेडू। एक क्लोजर लुक करते हैं अरिका मेडू को।
तो हमने अरिकामेडू को देख लिया। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। और जो बॉक्स यहाँ पे दिया है पेज 88 पे, इसको भी हमको रीड करना है, ठीक है। तो पहले अरिकामेडू को देख लेते हैं। बिटवीन 2200 ईयर्स एंड 1900 ईयर्स अगो, आज से लगभग 1900 साल से 1900 साल पहले और 2200 साल पहले के बीच में, यानी कि आज से जिन टाइम ले लो, आज से लगभग 1900 साल पहले, ठीक है, और 2200 साल पहले के बीच में, यानी इनके बीच में Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land। तो आज से 1900 साल पहले से लेके 2200 साल पहले के बीच का जो अंतराल आता है, उस टाइम अरिकामेडू जो था एक कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पे शिप्स आते थे, अनलोड होते थे गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, दूर दूर के लैंड से वहाँ पे शिप आते थे, और गुड्स मतलब कार्गो, ठीक है। तो जो भी गुड्स होते थे उनको अनलोड करते थे, अनलोड मतलब डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अरिकामेडू जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो, डिस्टेंट लैंड से आते थे कार्गो, यहाँ पे डिस्चार्ज होते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइट। यहाँ पे एक बहुत ही मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर पाया गया है, जो ये अंदाजा लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि मे बी ये एक वेयर हाउस हो, यानी ये किसी चीज का क्या हो, एक गोदाम हो, इस साइट पे मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोर, tall double handle jars that contain liquid such as wine or oil। तो अदर जो चीज मिला है वहां पे, वो क्या मिला है कि एक पॉटरी मिला है, जो कि कहाँ का है, वो मेडिटेरियन रीजन का है, ठीक है। सच एज एम्फोरा, एम्फोरा क्या होता है, टाल डबल हैंडल जार्स, एक ऐसा जार होता है, बहुत लंबा जार होता है, ठीक है, एक लंबा जार होता है जिसमें दोनों साइड क्या होता है, हैंडल लगा रहता है। दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, जिसमें लिक्विड कंटेन होता है, लिक्विड रखता है, जैसे कि वाइन या ऑयल। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये है एम्फोरा, यहाँ पे डबल हैंडल है, एक ताल होता है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, लिक्विड जैसे कि ऑयल या कुछ वाइन जैसा रखा जाता है। और इसके अलावा क्या मिला है, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, स्टैम्प लगा हुआ है, रेड ग्लेज पॉटरी मिला है, नोन एज एरिटाइन वेयर, इसको कि एरिटाइन वेयर के नाम से जाना जाता है। which was named after a city in Italy। एक सिटी है इटली में एरेटाइन नाम का, ठीक, उसी के नाम की वजह से इसका नाम एरेटाइन वेयर पड़ा है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसा दिखता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये क्या है, एरेटाइन वेयर है, ठीक है। तो ऐसा मिला है वहाँ पे जिसपे कि स्टैंप लगा हुआ है, यानी कि जो एरेटाइन वेयर था उसका नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि इसी एक सिटी है इटली में इसी नाम का, उसी की वजह से उसका नाम एरेटाइन वेयर पड़ा, ठीक है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। मोल्ड मतलब क्या होता है, मोल्ड मतलब होता है सांचा, ठीक है, क्या होता है, सांचा। आप देखे होंगे जैसे ईंट सब आते हैं, ईंट का क्या होता है, जो हम ब्रिक यूज करते हैं उसका एक सांचा होता है। तो उसी प्रकार जो एक स्टैम्प्ड मोल्ड होता था, एक सांचे जैसा ऐसा होता था, इसमें उस वेट क्ले को, गीली चिकनी मिट्टी को इसमें डालकर प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करते थे, उसके बाद बनाते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक ये दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, एक सांचा है, मोल्ड है। तो इस सांचे में क्या करते हैं, इस मिट्टी को, इस गीली मिट्टी को डालते हैं इसमें और प्रेस करते हैं, तब जाके ये वाला जो शेप हमको, जो ब्रिक हम यूज करते हैं, इसी प्रकार वो रेडी होता है। उसी प्रकार सेम जो वेयर था उसी प्रकार उसको भी करते हैं, कि उसमें क्या रहता है कि अब एक हिसाब से ना, इसको आप मान लो स्टैंप लगा हुआ है, अंदर के साइड क्या लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है। तो अगर ये मोल्ड है, ये साँचा है, इसमें जब हम गीली मिट्टी डालेंगे, तो इस स्टेम जैसा शेप तो लेगा ही ना, स्टेम तो इसमें आएगा। तो सेम प्रोसेस उसमें भी ऐसे ही करते थे। ठीक है, हमने देख लिया कि ये वाला एरिटाइन जो वेयर होता था वो कैसे रेडी करते थे उसको। देयर वाज एट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी व्हिच वाज मेड लोकली, तो रोमन डिजाइन्स वर यूज्ड। कुछ ऐसे भी वहाँ पे बर्तन भी मिले हैं जिसकी डिजाइन तो रोम का है, ठीक है, बट वे यहीं पे लोकली बनाए जाते थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। ग्लासवेयर मतलब शीशे का बर्तन, ठीक है, यानी इसके अलावा और क्या मिले हैं, इसके अलावा मिले हैं यहाँ पे रोमन रोमन लैम्प और शीशे के बर्तन तथा जेम्स यानी कि रत्न भी मिले हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लॉथ। वैट्स मतलब क्या होता है, पात्र। तो छोटे-छोटे टैंक भी मिले हैं, वहाँ पे पाए गए हैं, दैट वर प्रोबेबली डाइंग वैट्स, जो कि प्रोबेबली संभवतः क्या वो डाइंग वैट्स रहे होंगे, यूज्ड टू डाई क्लॉथ, जिसमें कि कपड़ों को डाई करने के लिए, नहीं कि रंगाई के लिए वो यूज किए जा रहे होंगे। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बेड्स
फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। यहाँ पर ग्लास और सेमी प्रेशियस स्टोन से बिट्स बनाने के प्लेंटी जो है कि एविडेंस मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी व्हिच वाज यूज्ड टू राइट तमिल। इल शेयर बॉक्स में देखते हैं। सबसे पहले तो हम रोम देख लेते हैं कि रोम कहाँ पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे रोम है। यहाँ पे क्या है, रोम। ये दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, रोम का। ये क्या है, ये रोम सिटी है। इटली की कैपिटल है रोम। ठीक है, तो रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप। रोम जो है यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट सिटी में से एक है एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली। यानी कि जो गंगा वैली में जब सिटीज डेवलप हो रही थी उसी टाइम जो है कि रोम में भी जो सिटीज थी वो डेवलप हो रही थी। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। जो रोम था एक सबसे लार्जेस्ट एम्पायर में से एक था, कैपिटल रहा था वो। वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। यानी कि एक ऐसा एम्पायर, लार्जेस्ट एम्पायर मतलब बहुत ही बड़ा एम्पायर था जो कि कहाँ तक स्प्रेड हो रहा था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक। अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर अगो said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble। अगस्टस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण एम्परर में से एक था, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एम्परर में से एक था जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले रूल किया था। उसने बोला कि दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक। जब वह रोम को पाया तो वह एक सिटी ऑफ ब्रिक था, यानी कि ब्रिक की सिटी थी और उसको मार्बल में, एक मार्बल की सिटी में कन्वर्ट कर दिया। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स एंड पैलेसेस। तो अगस्टस और उसके बाद के जो रूलर्स है, वहाँ रूलर्स ने वहाँ पे टेम्पल और पैलेसेस बनवाए रोम में। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स। एम्फी थिएटर्स क्या होते थे, ओपन अरेनाज सराउंडेड बाय tiers ऑफ सीट्स वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज एंड पब्लिक बाथ्स। तो ये उन्होंने और क्या बनवाया, उन्होंने ह्यूग एम्फी थिएटर्स बनवाए। एम्फी थिएटर्स क्या होता है, एक ओपन अरेनाज होता है जहाँ के चारों साइड में सीट्स होती हैं और टीयर्स होते हैं। जैसे अभी क्रिकेट स्टेडियम में आप जाते हो, मैच देखने जाते हो ना, एक लाइन में सीट रहती है, फिर उसके पिछले वाली लाइन की सीट जो होती है थोड़ा हाइट पे ऊपर रहती है, इसको टीयर बोलते हैं। अब ये देख सकते हैं एक स्टेडियम है, वैसे क्रिकेट का स्टेडियम तो नहीं है, बट साइड साइड में आप देख रहे हैं ना, एक टीयर जैसा, एक टीयर ऐसे होगा फिर एक ऐसे होगा। इसी प्रकार आप देख रहे हो कई टीयर ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या टीयर बोलते हैं और ये लाइन से सीट्स रहती हैं। अब ये क्या है, अरेना है। ठीक है, तो ऐसे अरेना वे बहुत बनवाए। यानी कि वो जो अगस्टस थे और जो उनके बाद के जो रूलर हुए, वे बहुत सारे ह्यूज एम्फी थिएटर्स बनवाए जो कि नॉर्मली ओपन अरेनाज होते हैं। अरेनाज को हिंदी में बोलते हैं रणभूमि। ठीक है, तो बहुत सारे अरेनाज बनवाए जो कि सराउंड होते थे बाय टीयर्स ऑफ सीट्स, जिसमें कि सीट्स की टीयर्स होती थी। वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज, जहाँ पे सिटीजन जो जो है सारे टाइप के शोज देख सकते हैं। एंड पब्लिक बात देख सकते हैं विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मेन एंड वुमेन। जो पब्लिक बात होता था और जो शो होता था वो सेपरेट टाइमिंग होता था, मेंस के लिए अलग टाइमिंग होता था, वुमेन्स के लिए अलग टाइमिंग होता था। और हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैंने बोला, यहाँ पे एक चीज गलत ना यहाँ पे आप ये ना मत समझना कि जो एम्फी थिएटर्स की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक बात की बात हो रही है। यानी कि उन्होंने एम्फी थिएटर्स तो बनवाए, वहाँ पे लोग क्या करते थे, शो देखते थे, जो भी शोज होते थे उनको देखते थे डिफरेंट काइंड के। एंड पब्लिक बात अलग से बनवाया इन्होंने, जहाँ पे कि सेपरेट टाइमिंग होती थी, मेंस के लिए अलग टाइमिंग होती थी और वुमेन्स के लिए अलग टाइमिंग होती थी। तो यहाँ पे क्या था, वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे लोग मिलते थे, एक दूसरे से मिलते थे और रिलैक्स करते थे, यानी कि आराम करते थे। जो aqueducts, channels to supply water were built to bring water to the city for the baths, fountains and toilets। एक्वाडक्ट्स क्या होते हैं, ह्यूग एक्वाडक्ट्स यानी कि एक चैनल जैसे नुमा होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े एक्वाडक्ट्स यानी कि चैनल टू सप्लाई वाटर, एक ऐसा चैनल जो कि पानी सप्लाई करता हो, वे बनवाएगा टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी। पानी जो है सिटी तक लाने के लिए, किसके लिए पानी लाने के लिए, बाथ के लिए, यानी कि लोगों को नहाने के लिए, फाउंटेन के लिए और टॉयलेट्स के लिए। ठीक है, यानी कि सिटी में बाथ, फाउंटेन और टॉयलेट के लिए ह्यूग एक्वाडक्ट्स बनवाए गए ताकि जो पानी है वो सिटी में लाया जा सके। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।